हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द सिकर्णी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल्स के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक आपको पिछले वीडियो के अंदर एक छोटे से टॉपिक के साथ आपको छोड़ा था जिसका नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। लेकिन उससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है और किस तरह से उसको समझा जा सकता है, उसकी जनरल फॉर्म्स क्या होती है। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में भी सीखा था हमने कि कौन कौन सी टाइप्स होती है अकॉर्डिंग टू हमारी 10th क्लास के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और मैंने आपको जाते जाते एक छोटे से टॉपिक के साथ छोड़ के गया था जिसका नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। और मैंने आपको समझाया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। देखिए, जो बच्चे हमारे साथ प्रीवियस क्लासेस के अंदर नहीं थे वो एक बार फिर से देख लें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ये जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स से ही डिसाइडेड होता है किसी के भी आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं। तो देखते हैं हम इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं और किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ आज हम रिलेशनशिप के बारे में भी देखेंगे, किस किस के रिलेशनशिप के बारे में देखना है। तो देखिए, जीरो और हमारे बीच के जो कोफिशिएंट होते हैं, आप देखिए कोफिशिएंट कौन से, जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूंगा लीनियर इक्वेशन देखी थी हमने, लीनियर पॉलिनोमियल्स देखी थी, वहां पर भी हमने क्या देखी थी, कोफिशिएंट देखे थे ए बी जो हमारे कोफिशिएंट है। या फिर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो वहां पर भी हमने क्या देखा था, हमने वहां पर भी देखे थे कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं हम उस सभी को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं बात करना चाहूंगा। तो हमारे पास क्या होती है, पॉलिनोमियल्स होती है। पॉलिनोमियल्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करें तो यहां पर तो देखिए क्या होती है पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो px इज इक्वल टू होती है x a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन करते करते हम तक कहां गए थे, a नॉट तक चले गए थे। क्लियर, ये हमारे पास क्या होती है, पॉलिनोमियल्स होती है। अब देखिए कहीं कहीं जगह px लिखा हुआ है, कहीं कहीं जगह fx भी लिखा हुआ होगा और कहीं कहीं जगह आपको y भी देखने को मिल सकता है। तो इससे कंफ्यूजन ना होए कि सर px क्या है, fx क्या है, y क्या है। ये तीनों के तीनों लिखने का एक तरीका है और ये जो तीनों के तीनों हैं एक तरीके हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये px इक्वल टू fx है और fx इज इक्वल टू ही y है। क्लियर, यहां पर आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर कहीं बुक्स में px लिखा हुआ है, कहीं बुक्स में fx लिखा हुआ है। दोनों की दोनों चीजें क्या है, सेम टू सेम है। अब बात करें यहां पर, देखिए fx इज इक्वल टू anx प्लस, इस तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती है। अब देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कहती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहती है कि आपके पास ये जो fx है, इस fx को कर दीजिए जीरो, fx को कर दीजिए जीरो। fx को जीरो नहीं करना है, यहां पर क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू जो ये पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू क्या कर दे, जीरो कर दे, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है, यहां पर बात करना चाहूंगा। देखिए यहां पर मैं बात करूं, यहां पर देखिए ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर देखिए आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है, x हमारे वेरिएबल है, a क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो आपके पास जो वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स के अंदर ऐसी वैल्यू रखिए, ऐसे वैल्यू मतलब ऐसे मान रखिए, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा 1 2 3 4 या फिर 0 1 2 3, आप माइनस में रखिए, पॉजिटिव रखिए या फिर आप जीरो भी रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू रखिए आप x की, उस x की वैल्यू से ये जो px है या fx है, fx इज इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब x की वैल्यू से fx इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो वो जो वैल्यू होती है, वो जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। अब देखिए यहां पर आप कंफ्यूज ना होए, इसको क्या बोलते हैं, जीरोस कहते हैं। अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज ना होना है कि जीरो सर इसका मतलब वो वाला जीरो तो नहीं है मैथमेटिक्स में जो हम जीरो लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका जीरो का मतलब यहां पर थोड़ा अलग है। ये जीरो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स का जीरो है जिस वैल्यू से आप क्या कर रहे हैं, उस पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, x की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाने वाली है। अब देखिए यहां पर हम कैसे निकाल सकते हैं, जीरो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए x की जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी, x की हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री ऑफ द x, देखिए यहां पर डिग्री ऑफ द x कितनी है, हाईएस्ट n है। अब मैं बात करना चाहूंगा, देखिए सर लीनियर की बात करूं, यहां पे
यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा तो लीनियर के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1 होती है। और क्वाड्रेटिक के अंदर बात करना चाहूंगा, यहाँ पर किसकी बात करना चाहूंगा, क्वाड्रेटिक के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है। क्यूबिक के अंदर बात करना चाहूं यहाँ पर तो क्यूबिक के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होती है बेटा 3 होती है। तो वहां पर ये जो जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे उसके इक्वल होने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा किसी इक्वेशन की, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए जैसे कि 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू fx लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहां पर x की हाईएस्ट पावर है 4। इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं यहां पर 4। क्लियर हो गया होगा। जितनी x की हाईएस्ट पावर चलेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं। तो देखिए कहीं कहीं आपको लगेगा कि x की हाईएस्ट पावर जितनी है लेकिन उतने नंबर ऑफ जीरोस नहीं आ रहे हैं, तब आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको सारी कंडीशन या फिर सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना पड़ेगा ताकि आपके जितने भी हाईएस्ट पावर है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आ जाए। उससे कम नहीं आएंगे, उसके ज्यादा नहीं आएंगे, जितने हैं उतने के ही आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आने वाले हैं, 4 आने वाले हैं। यहाँ पर 3 नहीं जीरोस आएंगे या फिर 5 जीरोस नहीं आएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको जीरोस के बारे में। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि देखिए लीनियर इक्वेशंस होती है तो लीनियर इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1 होती है, तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे। क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं 3। मतलब जितनी हमारी पावर है, जितनी हाईएस्ट पावर जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ द जीरोस, ठीक है, या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स जितनी होगी उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोस होने वाले हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। अब देखिए रही बात ये सर जीरोस कैसे निकाला जा सकता है, तो जीरो निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा जीरो निकालने की, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं 2x प्लस 1 fx इज इक्वल टू मुझे क्या करना है, यहाँ पर ले रहा हूँ 2x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पर इसके जीरोस कितने होने वाले हैं 1 होने वाले हैं। तो सर इस जीरोस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो हमने तीन स्टैंडर्ड्स टर्म्स पढ़ी थी, कौन सी, क्यूबिक्स, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर, ये जो तीन टाइप्स पढ़ी थी। इन टाइप्स के लिए तो अलग हमारे पास फॉर्मूले होते हैं और अलग बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन इन जनरल आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए उसके आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, इस x के अंदर आपको वैल्यू पुट करते रहना है और ऐसी वैल्यू को पुट करना है जहां पर ये पूरी की पूरी जो fx इक्वल टू 0 मिल जाए। हमें क्या मिल जानी चाहिए, fx इक्वल टू 0 मिल जानी चाहिए। और जब हमारे पास fx इक्वल टू 0 मिल जाती है तो वो x की वैल्यू हमारे लिए क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसा कि यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये पूरी की पूरी जो fx जो पॉलिनोमियल्स है वो इक्वल टू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा यहां पर क्या रख सकते हैं। देखिए यहां पर कहां से शुरुआत करें, 0 से रखते हैं, तो सबसे पहले मैं 0 रखता हूं इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो यहां पर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड्स यूज करना है ताकि आपके यहां पर क्या मिल जाए, आपको 0 मिल जाए। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा जो सीबीएसई वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जितने नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे, यहां पर देखिए मैं आपको सिंपल से एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई क्लासेस के लिए, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखिए जितने हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जितने हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, उसका बनने वाला जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को उतनी बार कट करता है। यस ये बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि y इज इक्वल टू, जैसे कि मैं लिख रहा हूं fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका मैं क्या करूं, ग्राफ ड्रॉ करूं। जैसे कि इस fx को माना था मैंने y के इक्वल में, तो इस y इज इक्वल टू क्या बन गया 2x प्लस 1, और y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन को जब मैं ड्रॉ करता हूं तो ये x एक्सिस को देखिए यहां पर हमारे पास क्या होती है, x
एक्सिस होती है, और यहाँ मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे क्या होती है बेटा, y एक्सिस होती है। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होते हैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वो x एक्सिस को उतनी बार कट करती है। जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरा एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस होने वाले 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है इसका जो बनने वाला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 टाइम्स कट करने वाला है। क्लियर हो गया होगा? देखिए जितने नंबर ऑफ जीरोस, मतलब एक काम कर सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड से भी हम जीरो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उसका ग्राफ बनाइए, जिस भी पॉलिनोमियल्स है उस पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाइए, और वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, और जिस जिस पॉइंट पे वो कट है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे और उसकी वैल्यू भी वही होगी। क्लियर हो गया होगा आपको? अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालने वाले हैं। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करना चाहूंगा तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो जनरल टर्म्स होती है या फिर जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, fx ax b। fx क्या होता है, ax b। अब देखिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि fx ax b है। इस x के अंदर जो मुझे एक वैल्यू रखनी है, उस वैल्यू का मान मैं मान लेता हूं अल्फा। क्या मान लेता हूं? अल्फा। अल्फा एक ऐसा टर्म्स है जो इस पूरी इक्वेशन के अंदर रखने पर इस पूरी fx को क्या बना देता है, जीरो बना देता है। fx क्या कर देता है, यहां पर जीरो कर देता है। तो अल्फा इसका क्या कहलाएगा, एक जीरो कहलाएगा। अब देखिए यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, कुछ बुक्स में इस जीरो की जगह क्या लिखा हुआ है, रूट का भी यूज किया गया है। देखिए जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो वहां पर हम जीरो को एक और नाम देंगे, जहां पर इसका नाम होगा रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स या रूट ऑफ द इक्वेशन। इस तरह से बात करेंगे तो रूट का मतलब क्या होता है, जीरो ही होता है, और जीरो का मतलब भी क्या होता है, रूट ही होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि सर जीरो क्या चीज है और रूट क्या चीज है। देखिए रूट का इस्तेमाल वहां किया जाता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को, देखिए किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो वो जो पॉलिनोमियल्स होती है वो पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। मतलब क्या किया हमने, किसी भी पॉलिनोमियल्स को कन्वर्ट करना है मुझे इक्वेशन में, तो मैंने क्या किया, उस पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू जीरो के इक्वल कर दिया है। बिल्कुल जैसे देखिए मैं इसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स के साथ समझा चुका हूं कि पॉलिनोमियल्स टू इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है और इक्वेशन से पॉलिनोमियल्स कैसे बनाई जा सकती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, उस पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू जीरो कर दिया जाए तो वो जो पॉलिनोमियल्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया होगा अपने माइंड में, ये छोटी सी चीज है, बैठा लीजिए। आपको कोई भी पूछ ले कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इक्वल टू जीरो कर दो। इक्वल टू जीरो करते ही वो क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, लीनियरिटी की बात कर रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हमारे पास x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 1 होंगे, और उस नंबर ऑफ जीरोस 1 को मैंने मान लिया है अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू जो अल्फा है, x इक्वल टू अल्फा हमारे इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, एक जीरो है। इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरो। मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल्स को क्या कर देगी, जीरो के इक्वल कर देगी। अब सर ये अल्फा निकालना कैसे रहा, और ये सर ये क्या चीज है, ये होता है हमारा रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए रिलेशनशिप क्या कहता है कि जो आपके पास जो अल्फा निकल के आया है वो अल्फा आपका -b/a के इक्वल होता है। अब देखिए ये जो b और a है, तो b है हमारा कांस्टेंट टर्म और a क्या है, कोफिशिएंट टर्म। देखिए b क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट टर्म। तो ये क्या कहलाता है, अल्फा। अल्फा मतलब क्या है, यहाँ पर 0, और a और b क्या है, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट टर्म। तो कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट टर्म्स के बीच में हमारे पास जो जीरो के साथ क्या है, एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप कहां काम आता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स का। अब मैं यहां पर बात करना चाहूंगा किसी भी पॉलिनोमियल्स का, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए हमने निकाला है, आगे और भी निकालेंगे हम। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के जब हम जीरो निकालते हैं तो वो जीरो करेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसका हम यूज करते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप हमें ये डिफाइन करती है कि हमारे द्वारा जो निकाले गए जीरोस हैं वो करेक्ट है या नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब देखिए रिलेशनशिप क्या कहलाती है, अल्फा इज इक्वल टू -b/a, मतलब
क्या हुआ, माइनस के कांस्टेंट टर्म के साथ क्या निकाला गया है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब देखिए सर ये सब क्लियर है, लेकिन जीरो कैसे निकालना रहा, जीरो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका भी तरीका बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आपको। fx इज इक्वल टू मान लेता हूं 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर x की ऐसी एक वैल्यू रखनी है जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, fx इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाए, fx इज इक्वल टू 0 मिल जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आंसर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ x की क्या रख सकता हूँ, x की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 रखता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 प्लस 2। तो ये 3 इंटू 0 कितना हो जाता है यहाँ पर 0 प्लस 2, और 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। क्या ये इक्वल टू 0 आई है, क्या fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 0 आया है क्या, नहीं। fx इज इक्वल टू यहाँ पर आपका जो आंसर है 2 आया है। इसका मतलब 0 इसका एक 0 नहीं है, 0 इसका 0 नहीं है। तो अब क्या करें, यहाँ पर 0 को हटा के अब मैं रखने वाला हूं 1 को। तो 1 को रखते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2। और देखिए 3 इंटू 1 कितना हो जाता है, 3 प्लस 2, और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाता है 5। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक तो हमारे पास 2 आ रहा था, लेकिन अब कितना आ चुका है यहाँ पर 5 आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पर। इसका मतलब 1 तो नहीं आने वाला। तो अब कहां चले, अब चलते हैं हम बैकवर्ड साइड में। बैकवर्ड साइड में मतलब नेगेटिव साइड में। तो देखिए नेगेटिव का 1 रख के चेक कर लेते हैं, क्या पता उससे आंसर आ जाए। तो देखिए नेगेटिव का 1 रखे तो 3 इंटू 1 माइनस का 1 इंटू 3 प्लस 2। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस 2, माइनस का 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1 हो चुका है। और इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का 1। इससे देखिए 0 रखने पर 2 आ रहा था, और माइनस का 1 रखने पर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। देखिए माइनस का 3 प्लस 2 माइनस का 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, माइनस के 1 और 0 के बीच में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसका आंसर रखते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या रखने वाला हूं, इसको थोड़ा और चेंजेस करते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, इस x की वैल्यू को रख रहा हूं यहाँ पर 2/3, माइनस के 2/3 रखने जा रहा हूं। देखिए क्या रखने वाला हूं, माइनस के 2/3। तो देखते हैं यहाँ पर माइनस के 2/3 से क्या आंसर आ जाता है। तो देखिए 3 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई साइन अपनी जगह पर, माइनस के 2/3 अपनी जगह पर, प्लस 2 अपनी जगह पर। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है, पीछे क्या बच गया है, माइनस के 2 प्लस के 2 इज इक्वल टू हो चुका है 0। और देखिए यहाँ पर माइनस के 2/3 इसका एक क्या मिल चुका है, हमें 0 मिल चुका है। क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से इसका आंसर निकालना है। ये माइनस के 2/3 हमें डिफाइन करता है कि ये इसका क्या है, एक 0 है। अब देखिए रिलेशनशिप से हम क्या करेंगे, चेक करके बताएंगे कि हमारे पास ये जो 0 निकला है वो करेक्ट है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, x अल्फा की जो वैल्यू है मुझे मिली है माइनस के 2/3। ओके, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो fx इज इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ पर 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 इक्वेशन है। अब हमें मुझे चेक करना है कि ये जो अल्फा निकाला है मैंने, ये करेक्ट है या नहीं। इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। और यहाँ पर देखिए इससे कंपैरिजन करें तो ये क्या लिखा हुआ है ax प्लस b लिखा हुआ है। यस करेक्ट। ओके, अल्फा की वैल्यू रखते हैं इस तरफ, तो माइनस के 2/3 आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस के साइन के साथ माइनस का साइन रख दिया। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस के 2/3 और माइनस के 2/3 दोनों के दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये जो अल्फा निकाला है हमारा, ये करेक्ट है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर मैं आपको और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा यहाँ पर कि ये रिलेशनशिप और क्या क्या डिफाइन करता है। इस रिलेशनशिप की हेल्प से आप एक तो चेक कर सकते हैं कि आपके निकाले हुए 0 करेक्ट है या नहीं है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी के 0 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए मैंने आपको कौन सा मेथड दिखा रहा था, अभी मैंने बताया था आपको हिट एंड ट्रायल मेथड, जहां पर मैं क्या कर रहा था 1 2 3 वैल्यू रख रहा था। यहां पर क्या कर रहा था, यहां पर x की वैल्यू रख रहा था, जिससे हम इसे चेक कर रहे थे। लेकिन आप इतना टाइम अपना ज्यादा वेस्ट ना करें। क्लियर, आप इस रिलेशनशिप को यूज करें और रिलेशनशिप को यूज करके इसके आंसर निकाल लें। कैसे चेक करना है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये सब हटा देते हैं ताकि मैं आपको समझाऊं किस तरीके से मैंने इसके 0 फाइंड आउट कर दिया था। डायरेक्टली मेरे मन में ऐसा क्यों आया कि माइनस के 2/3 रखने पर ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस b/a होना चाहिए था, और अल्फा ही तो चाहिए हमें, तो माइनस b/a कर दीजिए आपको अल्फा मिल जाएगा। तो माइनस b/a चाहिए, तो
तो माइनस का b बाय मतलब माइनस का 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस का 2/3 अल्फा होना चाहिए, तो माइनस का 2/3 यहाँ रखिए, आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये fx इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0 के इक्वल मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर आपका आंसर। क्या कहने वाला हूं यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल होती है। ये तो हमारा रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप से ही क्यों ना आंसर निकाला जा सकता है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस बी बाई ए होती है, तो बी की जगह आप बी रखिए, ए की जगह ए रखिए और आंसर निकाल दीजिए अल्फा की वैल्यू। तो हुआ ना बहुत आसान तरीका। देखिए यहाँ पर आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर किसी भी टाइप की इक्वेशन मिले, उस इक्वेशन का आपको यदि जीरो फाइंड आउट करना है तो कुछ मत कीजिए, उस आप पॉलिनोमियल्स के अंदर एबीसी निकालिए और एबीसी से अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए से भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगा। आप अपनी बुक को देखेंगे, आपकी बुक कौन सी है, जो भी है, आपकी सीबीएसई प्रेफर करते हैं या फिर आरबीएसई बुक्स को प्रेफर करते हैं, मतलब राजस्थान बोर्ड को प्रेफर करते हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड को प्रेफर करते हैं, वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत ही बाद में मिलेगा। पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसका आपको जीरो बताया जाएगा और उसके बीच में रिलेशनशिप को डेवलप किया जाएगा। वहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो कैसे निकाले जा सकते हैं इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहां पर आपके लिए थोड़ा सा चेंजेस किया है। देखिए एनसीईआरटी बुक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से एक अलग चैप्टर मिलेगा आपको, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर्स है आपको पहले पढ़ाया जाएगा और जो आपका बाकी का बचा हुआ कोर्स है वो आपको थोड़ी देर बाद में डिस्कस किया जाएगा, मतलब आपके आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कस किया जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप उसके रूट्स को नहीं निकाल सकते, उसके जीरो को नहीं निकाल सकते, और जब तक आप उसके जीरो को नहीं निकाल पाएंगे तो आप उसके रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं समझ पाएंगे कि वो रिलेशनशिप क्या होता है, जिसके मैंने आपकी थोड़ी देर बारे में बात कर रहा था कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती है और जो हमारे पास क्या होते हैं जीरोस होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनके बारे में भी आप अच्छे ढंग से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, आपके वहां पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर आपके लिए क्या किया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स को थोड़ा सा पहले पढ़ाया गया है। क्लियर हो गया होगा। राजस्थान बोर्ड वाले बुक्स की बात करूं तो यहां पर आपको पॉलिनोमियल्स एक पूरा चैप्टर मिलने वाला है। उस चैप्टर के अंदर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी डिटेल मिलेगी, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। और इसका रीजन सेम वही है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो वहां पर आप रिलेशनशिप को भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जैसा कि मैं आपको बात बता रहा था, हमारे पास क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है। ये देखिए fx = ax² + bx + c = 0, जहां पर हमारे पास a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूं। यदि आप इस a को 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इस a को 0 कर देते हैं, तो ये वाली जो फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, देखिए यहां पर यदि मैं a को 0 कर देता हूं तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा, bx + c बच जाएगा। और bx + c क्या है, bx + c तो लीनियर इक्वेशन है, तो हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन में रह जाएगी। और हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक चाहिए, तो यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना है मुझे, तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। यदि मैं fx = 0 कर दूं, मतलब fx की वैल्यू को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो ये पूरी की पूरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कन्वर्ट हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे देखेगी, x² + bx + c = 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर, मतलब x की जो आपकी पावर है, या फिर आप बोले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स या डिग्री ऑफ द इक्वेशंस की बात करें, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर आपको क्या देखने को मिल रही है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 2। तो x की जब हाईएस्ट पावर आपको 2 देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, यहाँ पर क्या बात करें, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, या फिर मैं यहाँ पर आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी
किसी बुक्स में, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा सीबीएसई बुक्स को यहाँ प्रेफर करें तो वहां पर इसके अंदर स्पेसिफिक नेम दे रखा है जिसे बोला गया है रूट, और आरबीएसई के अंदर केवल जीरो के बारे में बात किया गया है, कहीं कहीं रूट के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए रूट और जीरो दोनों एक चीज होती है, वहां पर आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं आपके 2 होने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं कि जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स है या फिर डिग्री ऑफ द इक्वेशंस है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है। और जब हाईएस्ट पावर जब यहाँ पर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे यहाँ पर बेटा, नंबर ऑफ जीरोस भी हो जाएंगे 2। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 2 हो चुके हैं तो इन दो नंबर ऑफ जीरो का नाम रख लेते हैं। देखिए आप इसको x1 x2 भी कह सकते हैं, ये इक्वल टू, ठीक है, x1 x2 भी बोल सकते हैं। कैसे, x की वैल्यू ही तो रखनी है तो x1 x2 भी बोल सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा अच्छा नाम दे दे तो यहाँ पर देखिए मैं नाम दे दूंगा x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको काफी इक्वेशन ऐसी देखने को मिलेगी जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो जीरोस है वो कितने होने चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए, या फिर इसका रूट है वो केवल और केवल 1 होना चाहिए। लेकिन वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या 2 हो सकते हैं, क्योंकि इसकी x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी 2 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आपको जहां पे आपको कंफ्यूजन लगे तो वहां पर प्रॉपर्ली चेक करना है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा निकाले गए हैं जिसे हम रूट बोल रहे हैं। इस रूट को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स का मतलब बात करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है। सबसे पहला कौन सा मेथड है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड है। सेकंड मेथड की बात करूं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। और थर्ड बात करना चाहूंगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्या डिस्कस निकाला जा सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को निकालेंगे। और उसके बाद में जो हमारे पास रिलेशनशिप वाला टॉपिक बचा है उसको भी बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज किया जा सकता है और वहां से ये अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो स्टार्ट करें टॉपिक को। तो यहां पर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, देखिए जो रूट निकालने का प्रोसेस होता है, रूट या फिर मैं बोलना चाहूंगा जीरो, तो जो जीरो निकालने का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी भी चीज के सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए सॉल्यूशन बोलने का यहाँ पर बहुत बड़ा कारण है कि देखिए क्या होता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर हमें क्या मिलते हैं, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं और उन लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस के हमें निकालने पड़ते हैं आंसर। तो उस आंसर को एक नया नाम दिया जाता है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंफ्यूज ना होइए। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही क्या है, यहां पर आपको क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रूट्स निकालना है या फिर आपको निकालना है जीरोस निकालना है। क्लियर हो गया होगा। और जीरो का मतलब जीरो मैथमेटिकल जीरो नहीं है, यहां पर क्या है, उसके एक सॉल्यूशन है, x की एक ऐसी वैल्यू है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे निकाल रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड निकाल रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड का कोई एक स्पेसिफिक नाम, कोई रूट स्टेप नहीं है, प्रोसेस नहीं है, बस यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, यहाँ पर आपको जो इक्वेशन मिलती है, कौन सी इक्वेशन मिलती है, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप की आपको इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन के अंदर क्या करना पड़ता है, ये जो आपकी b होता है, ये जो b है, इस b को आप इस दो तरीके से डिवाइड कीजिए, मतलब इस b को दो पार्ट में डिवाइड करना है, b1 एंड b2 के अंदर। b को इस तरह से आपको फैक्टर करने हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड का एक और नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, आपको सीबीएसई बुक्स में मिल जाएगा यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो आपको क्या करना है, इस b को इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ना है या दो तरीके से स्प्लिट करना है। इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन दोनों का एडिशन करने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको वापस क्या, आपको b मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ a और c का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या करना मुझे, a और c का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वल टू क्या आना चाहिए, b एंड
b1 एंड b2 के इक्वल आना चाहिए। किसके आना चाहिए? b1 एंड b2 के इक्वल आना चाहिए। क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपके जो दो फैक्टर बनेंगे वो दोनों फैक्टर किसके इक्वल होने चाहिए, प्लस एंड सब्ट्रैक्शन। आप देखिए यहाँ पर कभी एडिशन भी हो सकता है, कभी सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी कंडीशंस हो सकती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर आपको b मिलना चाहिए और a और c का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर b1 एंड b2 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब आपको चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। ये तो हो गई हमारी कंडीशंस की, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें काम करना है यहाँ पर। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब जब हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको करते हैं रफ और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए यहाँ पर रूट का इस्तेमाल किया गया है, जीरो का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जीरो और रूट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है, आपको वहां पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का tan इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको सॉल्यूशन निकालना है। तो कंपैरिजन करें इसको तो क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर, इस ढंग से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, b से इस तरीके से स्प्लिट करना है, b को इस ढंग से स्प्लिट करना है कि मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर देखिए b को क्या करना है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 3। देखिए माइनस के 3 को एक बार माइनस हटा दे तो केवल क्या बचा है 3 को। तो यहाँ पर मुझे 3 को इस दो पार्ट में इस ढंग से स्प्लिट करना है ताकि मुझे क्या मिले, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे क्या मिल जाए, वापस 3 मिल जाए। क्लियर। और मल्टीप्लिकेशन करने पर a इंटू सी के इक्वल आ जाए। तो देखिए a इंटू सी के क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो a इंटू सी कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर बेटा, a की वैल्यू है यहाँ पर 1 एंड c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर a इंटू सी की वैल्यू कितनी हो रही है 10। इसका मतलब क्या हुआ, इस 3 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो ताकि मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर वापस मुझे 3 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाए, a इंटू सी के इक्वल मिल जाए। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। अब देखिए मुझे 3 को दो पार्ट में तोड़ना है तो अब मल्टीप्लाई करने पर मुझे 10 होना चाहिए। तो देखिए 3 को मैं दो पार्ट में तोड़ता हूँ। देखिए 3 को कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, मुझे 3 मिल रहा है। एंड 1 इंटू 2 करते हैं, देखिए क्या कर रहा हूं, 1 इंटू 2 करते हैं तो मुझे मिल रहा है 2। क्लियर। ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड्स है, उस हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई गई होगी। उस शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से भी आप इसके फैक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन 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 सबसे पहले बेसिक्स जानना जरूरी है, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, 1 इंटू 2 करते हैं तो आपको 2 मिल जाता है। क्लियर। अब मैं क्या करूं, और फैक्टर कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं इस 3 को, और कैसे कैसे तोड़ सकता हूं, एक और तरीका है इसको तोड़ने का। देखिए कैसे यहां पर करते हैं, थोड़ा सा और कुछ कन्वर्ट करें तो कैसे आएगा, यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे 3 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो 2 आया है यहाँ पर। एक और तरीका है 2 इंटू 1 में कन्वर्ट करें तो ये तो सेम टू सेम आ गई है। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं जिससे इसका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 कैसा आ सकता है, 4 माइनस 1 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलता है। ओके 4 इंटू 1 करें तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 4 आने वाला है। लेकिन 4 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आता है। क्लियर। तो अब भी देखिए यहाँ पर तो हमने क्या किया था, यहाँ पर बेटा हमने एडिशन का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यूज सब्ट्रैक्शन का किया है। और हिट एंड ट्रायल लगाते हैं तो और हिट एंड ट्रायल लगाएं यहाँ पर। जैसे कि मैं ये तो हमारा बैठा नहीं है तो इन दोनों को हटा देते हैं, इन दोनों की जरूरत अब नहीं रही है। तो और क्या कर सकते हैं, देखिए 5 माइनस 2 करते हैं। अब ये एक और चांस बचा है, 5 माइनस 2 करते हैं। तो देखिए 5 माइनस 2 करता हूं तो देखिए 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होता है, मेरे पास 3 हो जाता है। और 5 इंटू 2 करता हूं तो 10 हो गया। तो इसका मतलब मुझे आंसर मिल चुका है 5 और 2 इस 3 के ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर मुझे 10 मिल
रहे हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो एक तो मुझे आ गया है 5 और दूसरा आ चुका है मेरे पास 2। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए वापस मैं इक्वेशन को लेके आता हूँ और इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल के बताता हूँ आपको किस तरह से निकलते हैं, इसके रूट्स कैसे निकलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, 3x माइनस 10 अपनी जगह पर इक्वल टू 0 अपनी जगह पर। देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस साइन अपनी जगह पर, यहां बनाऊंगा मैं ब्रैकेट और इस 3 को ही तो लिख रहा हूं 5 माइनस 2 के फॉर्म में। तो मैंने लिख लिया है 3 को 5 माइनस 2 के फॉर्म में, x अपनी जगह पर माइनस का 10 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पर। क्लियर। अब क्या किया जाए, अब कुछ मत कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को ओपन कर दीजिए। तो ओपन कैसे करें यहाँ पर, तो देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस के 5x अपनी जगह पर, इस x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 और 2 से, तो माइनस के 5 हो गया है। बात करें यहाँ पर, देखिए माइनस इस माइनस से, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस के 2x के रूप में माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 बन चुका है। क्लियर। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहां से आपको आगे कैसे बढ़ना है मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए ये दोनों एक फॉर्म दिख रही है, ये दोनों एक फॉर्मेट दिख रहा है। इन दोनों फॉर्मेटों में से देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यस यही लिखा हुआ है। देखिए बात करते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर बात करूं तो देखिए यहां पर आपको ये दो एक चीज मिल रही है, यहां पर ये दोनों एक चीज मिल रही है। यहां पर मैंने क्या किया है, इस पूरी इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों में से जो अंडरलाइन के रखे हैं, इसमें से मैं निकालता हूं कॉमन x। क्या निकाल रहा हूं, कॉमन x। तो x निकालने के बाद क्या बच जाएगा, x माइनस 5 बच जाएगा। कैसे बचा, देखिए यहां से x स्क्वायर दिख रहा है, तो x स्क्वायर से मैंने लिया है x कॉमन, यहां पे लिखा है 5x, तो यहां पे 5x से कॉमन लिया है मैंने, 5 कॉमन लिया है, प्लस साइन अपनी जगह पर आएगा। अब देखिए इन दोनों में से किन दोनों में से बेटा, इन दोनों में से मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन लेने वाला हूं। तो देखिए मैं 2 को कॉमन लूंगा तो पीछे क्या बचेगा, x माइनस के 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। आप इस तरह से बना सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को। आप वापस रीओपन करेंगे, आप जहां आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है आप वहीं पहुंच जाएंगे। मैंने इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया है, बस उस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है, बस इतना सा एक छोटा सा काम किया है। अब देखिए यहां पर फिर से मैं आपको एक और चीज समझाऊं। यहां पर देखिए क्या करना है, यहां पर आपको x माइनस 5 दिख रहा है, यहां से भी आपको x माइनस 5 दिख रहा है। तो इन दोनों में से इन दोनों को बाहर मैं कॉमन ले लेता हूं। तो देखिए कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहां क्या बचता है, कॉमन लेने के बाद क्या बचता है यहां पर, तो देखिए x माइनस 5 को मैंने बाहर ले लिया है, पीछे यहां से क्या बचेगा, x बचने वाला है, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा आपका 2, तो यहां से प्लस का 2 बच चुका है। क्लियर। इसी तरीके से बचा है इक्वल टू हो गया है 0, इक्वल टू 0 हो चुका है। अब देखिए यहां से मैं आपको समझाना चाहूंगा छोटी सी चीज को कि देखिए ये जो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0 हो चुका है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू भी क्या हो चुका है, आपका 0 हो चुका है। सर इस तरीके से लिखने का रीजन क्या है, इस तरीके से लिखने का रीजन इस तरीके से है। देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि x into y is equal to क्या लिखा हुआ है आपके पास, 0 लिखा है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है इस तरह से, तो मैं आपको बताऊंगा x into y is equal to क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा है। अब देखिए ये जो x into y is equal to क्या होना चाहिए, 0 हो गया है, तो यहां पर क्या हो सकता है, x की वैल्यू 0 रही होगी, तब x into y की जो वैल्यू है यहां पर x into y है वो 0 हो गया होगा। कैसे, 0 into y is equal to क्या मिल चुका है, 0। ओके, एक और कंडीशन रह चुकी होगी, क्या, y is equal to 0 रखने पर, देखिए y is equal to 0 करते हैं तो x into x की कोई वैल्यू रही होगी, मुझे नहीं पता, x into 0 is equal to क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। क्लियर। एक दूसरी कंडीशन ये हो चुकी है। बात करें तीसरी कंडीशन की कि x is equal to 0 रहा होगा और y is equal to भी 0 रहा होगा, x is equal to 0 और y is equal to दोनों 0 रहा हो, तो 0 into 0 is equal to क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास x और y की जो वैल्यू है इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। क्लियर। या फिर आप दोनों के दोनों को 0 कर दे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है, यहां पर यही चीज लिखी हुई है। देखिए x माइनस 5 एक ब्रैकेट है, इसके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, और x प्लस 2 एक और है, इसके बीच में क्या मल्टीप्लाई साइन है, इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 0। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 5 आपका 0 हो सकता है,
या फिर x प्लस 2 भी आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो वही मैंने किया है। अब देखिए यहां से आपका आंसर आ चुका है आपको। देखिए ये माइनस का 5 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसमें बन जाएगा, प्लस के 5 में, तो x इज इक्वल टू क्या मिल चुका है 5। ये माइनस का 2 है, इक्वल टू के उस तरह जाएगा तो किसमें बन जाएगा, प्लस के 2, माइनस के 2 में, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो एक आपके पास 0 बन चुका है, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस के 2। इसका मतलब क्या हुआ, आपके ये जो इसके इक्वेशन के अल्फा और बीटा चाहिए थे आपको, उस अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है 5 एंड माइनस 2। क्या मिल चुकी है आपको बेटा यहां पर 5 एंड माइनस के 2। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको आंसर कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से उसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, मतलब उसके अल्फा और बीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके अल्फा और बीटा को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी अलग अलग मेथड को समझेंगे, जहां से हम इसके जीरो निकाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको 3 मेथड के बारे में डिस्कस किया था। पहला मेथड फैक्टराइजेशन बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और तीसरा मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। तो इन तीनों मेथड्स में से हमारा जो पहला मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, और फैक्टराइजेशन मेथड आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। और जिनको ये मेथड्स क्लियर नहीं होगा है अभी तक, तो हम इसके क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, वहां पर हम इसको और भी ज्यादा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बावजूद भी किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं कि आपके यहाँ पर डाउट्स हैं, आपको इसको चीज समझ में नहीं आई, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पर इस फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा जो और दो मेथड रखे हैं, उन दोनों मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप वाला टॉपिक हमारा रह चुका है, उस रिलेशनशिप वाले टॉपिक को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।